स्टार्ट है। टेक्स्ट के हवाले से जो रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किए थे, हमने वैल्यू के हवाले से बात की थी कि वैल्यू ऑफ गियर्ड विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनगियर्ड। इसी तरह कॉस्ट ऑफ गियर्ड, आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ गियर्ड कंपनी विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अनगियर्ड। इसी तरह कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड के हवाले से हमने रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया था। चूंकि गियर्ड कंपनी के अंदर बिजनेस रिस्क के अलावा फाइनेंशियल रिस्क भी है, तो इसीलिए अनगियर्ड कंपनी के जो शेयर होल्डर कंपनसेशन क्लेम कर रहे होंगे वो रिस्क फ्री रिटर्न के साथ साथ बिजनेस रिस्क प्रीमियम, जबकि गियर्ड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे वो बिजनेस रिस्क प्रीमियम के साथ साथ चूंकि फाइनेंशियल रिस्क भी ले रहे हैं इसलिए फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम भी क्लेम करेंगे। और वो हमने कंप्यूट किया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड प्लस ये हमने रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किए थे वैल्यू ऑफ फर्म के हवाले से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हवाले से और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड कंपनी के हवाले से। जब हम टैक्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो एमएम हाइपोथेसिस का जो बेसिक फिनोमेना था कि नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होगा वो वैल्यूएशन ऑफ फर्म के हवाले से रेलेवेंट होगा, तो वो खुद उसको डिनाई करते हैं। और टैक्स इनकॉर्पोरेट करने के हवाले से अल्टीमेटली जो टैक्स का एडवांटेज डेट में हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स शील्ड, उस चीज को एमएम हाइपोथेसिस में भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि चूंकि टैक्स के हवाले से जॉइंट स्टॉक कंपनीज की जो पोजीशन होती है वो बेहतर इसलिए होती है कि टैक्स से रिलेटेड जो कॉस्ट है वो टैक्स अलाउएबल एक्सपेंडिचर होता है, जिसे हम कॉमनली टैक्स शील्ड कहते हैं। तो एज अ रिजल्ट वो कंपनी जो गियर्ड होगी तो एक तो वो डेट से जब बेसिकली फंडिंग करेगी तो अगर डेट के लोअर होने का जो एडवांटेज नहीं मिल रहा था क्योंकि कंपनसेशन हो जाता था इक्विटी कॉस्ट में इंक्रीज की वजह से, तो वो एडवांटेज अब कंपनी को मिलने लग जाएगा ड्यू टू टैक्स शील्ड, क्योंकि टैक्स की अफेक्टिव कॉस्ट जो होगी, डेट की जो अफेक्टिव कॉस्ट है ड्यू टू टैक्स शील्ड कंपनी को उतनी नहीं पड़ेगी जितना रिटर्न वो बेसिकली डिबेंचर होल्डर को प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी हवाले से एमएम हाइपोथेसिस में चेंज ये कि विद टैक्स वर्ल्ड के अंदर इनका फिनोमेना ये नहीं है। एमएम हाइपोथेसिस भी कुछ इस तरह आइडेंटिफाई करता है कि विद टैक्स वर्ल्ड में कॉस्ट ऑफ डेट अगर आप सेम रखें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्टिल उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज जरूर कर रही होगी, लेकिन ड्यू टू टैक्स शील्ड के नॉट जो होगा वो आपका फॉल करेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन विद टैक्स वर्ल्ड इन एमएम हाइपोथेसिस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा बल्कि वो फॉल करेगा। और फॉल करने की वजह से ज़ाहिर है अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के कैश फ्लोज सिमिलर है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू यकीनन जो है वो इंक्रीज करेगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एमएम हाइपोथेसिस में टैक्स के हवाले से जब हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं, अजम्पशन जो टैक्स ना होने का अजम्पशन अगर हम खत्म कर दें, अपलिफ्ट कर दें, तो फिर एमएम हाइपोथेसिस का बेसिक जो थीम था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वुड रिमेन सेम, वो भी चेंज हो जाता है। अब ये किस तरह वर्क कर रहा है इसके लिए पीछे हम बैकग्राउंड में भी एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे आर्बिट्रेज प्रोसेस के हवाले से, इसकी बेसिस पे फिर हम ट्राई करेंगे कि जस्टिफाई करेंगे रिलेशनशिप इस तरह क्यों है। हालांकि लास्ट क्लास में हमने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश जरूर की थी जब हमने फाइनेंशियल प्रीमियम वगैरह कंप्यूट किया था बिजनेस प्रीमियम के डिफरेंसेस वगैरह से, तो इसको हम ऑल्टरनेटिवली अब भी जस्टिफाई करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन क्वेश्चन में आर्बिट्रेज प्रोसेस जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ उससे रिलेटेड एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास, जो है बेसिकली इसी के पीछे जो बैकएंड की जो अंडरस्टैंडिंग है इस रिलेशनशिप के हवाले से, इन फॉर्मूलाज के हवाले से, उसको हम आर्बिट्रेज प्रोसेस के नाम से रिकॉग्नाइज करेंगे। इस वक्त जो सिंपल टर्म में हम जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि विद टैक्स वर्ल्ड के अंदर एमएम हाइपोथेसिस का बेसिक थीम खुद चेंज हो जाता है। जो उससे पहले तक वो ये फॉलो करते हुए, ये प्रोपोगेट करते हुए जो आ रहे थे कि चाहे डेट हो या इक्विटी हो, वैल्यूएशन ऑफ फर्म वुड रिमेन सेम, तो उसको वो खुद निगेट करते हैं और जस्टिफाई कुछ इस तरह करते हैं कि विद टैक्स वर्ल्ड में कॉस्ट ऑफ डेट की वजह से जो बेसिकली हमें जो बेनिफिट मिलता है वो ये होता है कि टैक्स एडवांटेज। तो टैक्स एडवांटेज की वजह से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को एक एडेड एडवांटेज टैक्स आपके डेट की कॉस्ट का मिल जाता है। एज अ रिजल्ट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म हैविंग डेट वो सेम नहीं रहती बल्कि वो
बढ़ जाती है एज कंपेयर टू मार्केट वैल्यू ऑफ अनगियर्ड फर्म। और इसी हवाले से विद टैक्स वर्ल्ड के जो रिलेशनशिप उन्होंने डिटरमाइन किए वो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं। लाइक हमने कहा था कि वैल्यू ऑफ गियर्ड और वैल्यू ऑफ अनगियर्ड सेम है। अकॉर्डिंग टू एमएम हाइपोथेसिस जब हम टैक्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म इंक्रीज करेगी। कितने से इंक्रीज करेगी? तो जितना अमाउंट ऑफ डेट उस कंपनी ने रेज किया होगा उस पे जो टैक्स का एडवांटेज होगा, जिसे हम टैक्स शील्ड कहते हैं, उतने ही अमाउंट से वैल्यू ऑफ फर्म जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। इसको फिलहाल जो हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वैल्यू ऑफ अनगियर्ड प्लस टैक्स शील्ड जो होती है वो डेट इनटू टैक्स रेट होता है। लाइक अगर मैं आपसे ये कहूं, हमने इंटरेस्ट के वाले से पहले भी कैलकुलेशन की हुई है कि अगर 100,000 के डेट पर हमें 10% इंटरेस्ट बेयर करना हो, विच कम्स टू 10,000, और अगर टैक्स रेट 30% हो, तो ये हमने पहले भी कंप्यूट किया हुआ है कि हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट में हमें 3,000 का, बेसिकली जो टैक्स के अमाउंट में हमें 3,000 का एडवांटेज मिल जाएगा प्रोवाइडेड टैक्स रेट 30 है। तो इसका मतलब अफेक्टिवली हमारी कॉस्ट 10% नहीं बल्कि 7% आ रही होती है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि जितना टैक्स रेट होगा आपके पार्ट पे, इंटरेस्ट एक्सपेंस में उतना ही बेनिफिट आपको मिल रहा होगा, और उसी बेनिफिट की वजह से वैल्यू ऑफ फर्म एग्जैक्टली सेम अमाउंट से इंक्रीज करेगी। तो इस चीज को हम कंप्यूट करने के लिए डेट को अगर टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो चीज है ये एग्जैक्टली टैक्स शील्ड को कंप्यूट कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ गियर्ड विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनगियर्ड प्लस नहीं टैक्स रेट, क्योंकि इंटरेस्ट पे नहीं, पॉइंट ये आपके पार्ट पे जितना डेट का इंपैक्ट आएगा उतना ही टैक्स का आपको एडवांटेज नजर आएगा। इंटरेस्ट से नहीं होगा, डेट से होगा। भी कैलकुलेट करके बताता हूँ, क्योंकि हम 70% नहीं दे रहे हैं, उसका नेट इफेक्ट ले रहे हैं 30 की साइड। जबकि कॉस्ट ऑफ आपके पास कैपिटल ऑफ गियर्ड वो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो चेंज होगी वो कॉस्ट ऑफ अनगियर्ड के मुकाबले में सेम नहीं रहेगी बल्कि फॉल करेगी। और किस रेशियो से फॉल करेगी? जितना अगेन हमें टैक्स एडवांटेज मिल रहा है, जितना हमें टैक्स एडवांटेज मिल रहा है उसी प्रोपोर्शन में ये चीज फॉल करेगी। अभी जो फॉर्मूला है जो मैं बता रहा हूँ गर्दन तो मुझे पता हिल रही है, लेकिन अभी कुछ जो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं मैं इसका आंसर करता सब करूंगा। अभी इसी को हम खुद ब खुद ड्राइव भी कर लेंगे। फिलहाल नटशेल में ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना काफी है। ग्रेजुअल हम इसको ड्राइव अभी थोड़ी देर में करते हैं। फिलहाल बजाय डिटेल डेरिवेशन के जाने के मैं सिर्फ इस चीज पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो कि टैक्स वर्ल्ड के अंदर एमएम हाइपोथेसिस का बेसिक फिनोमेना ये है कि जितना डेट आप रेज करोगे उस डेट पे इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से आपको बेनिफिट मिलता है। तो जितना डेट आप रेज करोगे उस पे आपको टैक्स एडवांटेज मिलेगा, उसी टैक्स एडवांटेज को हम टैक्स शील्ड का नाम देते हैं। और एज अ रिजल्ट इंपैक्ट ये होगा क्योंकि अनगियर्ड कंपनी में डेट नहीं है तो अनगियर्ड कंपनी को ये एडवांटेज नहीं मिल रहा होगा। तो वैल्यू ऑफ फर्म में डिफरेंस जो आएगा वो डेट पे टैक्स एडवांटेज की वजह से आ रहा होगा। डेट पे टैक्स एडवांटेज की वजह से वैल्यू ऑफ फर्म के अंदर चेंज आ रहा होगा। अब वैल्यू ऑफ फर्म में जितना चेंज होगा वो एग्जैक्टली वही एडवांटेज है जो डेट की वजह से हमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। तो इस पर वही एडवांटेज है कंप्यूट किया कि वैल्यू ऑफ गियर्ड के अंदर हमने वो अमाउंट इंक्रीज किया है जितना टोटल डेट पे हमें टैक्स बेनिफिट है। जो DT हमने ऐड किया है टोटल डेट इनटू टैक्स रेट, ये वो टैक्स बेनिफिट है जो डेट ओरिएंटेड कंपनी को मिलेगा। अनगियर्ड कंपनी के पास ये एडवांटेज नहीं है। सेकंड, अगर आपके पास पे ये एडवांटेज बढ़ रहा है तो एडवांटेज बढ़ने का मतलब ये होगा क्योंकि दोनों में अगर इन्वेस्टमेंट सेम है तो एज अ रिजल्ट अगर रेट ऑफ रिटर्न भी सेम रखा जाए ऑन इन्वेस्टमेंट तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो दोनों के सेम हो गए। लेकिन फिर भी अगर वैल्यूएशन ऑफ फर्म में अगर चेंज आ रहा है तो उसका रीजन आपके पास डिक्लाइन इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू दो चीजों से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, दो चीजों से चेंज होगी, कैश फ्लो के चेंज होने से या डिस्काउंट रेट के चेंज होने से। और डिस्काउंट रेट का मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लो सेम रहते हैं तो फिर भी अगर वैल्यू बढ़ रही है तो उसका स्ट्रेट रीजन जो होगा वो हमारे पास डिक्लाइन इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कि इन्होंने इस फिनोमेना से आइडेंटिफाई किया। अब जो हमने यहाँ फिर टैक्स विदाउट टैक्स में जो कहा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ गियर्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अनगियर्ड, वो फिर वैलिड नहीं है। ये तय है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ गियर्ड कंपनी हैज टू बी लोअर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अनगियर्ड। अब ये तय है कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अनगियर्ड की बात करें तो एडवांटेज अब कितना मिलेगा, तो एडवांटेज फिर किस रेशो में मिल रहा है, डेट में।
तो अगर हम इसको मैथमेटिकली कुछ इस तरह करते हैं कि जितना भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ